हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गुरु डॉट। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये क्लास 10th का बायोलॉजी का एक चैप्टर है एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसका एक ओवरव्यू लेंगे उस चैप्टर का। देन हम डिस्कस करेंगे जीन्स के बारे में। देन हम जानेंगे व्हाट इज हेरिडिटी। देन हम मेंडल के वर्क के बारे में जानेंगे, उनका एक लाइफ स्टोरी देखेंगे। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कभी क्लियर नहीं होने वाला है। सो विदाउट अ फर्दर गो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं जीन्स के बारे में। जीन्स क्या है? जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स एक्चुअली क्या होते हैं? एक सेट ऑफ इंट्रोडक्शन होता है जो क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे जिएगा, उसका अपीयरेंस क्या होगा, वो एनवायरमेंटल कंडीशन में कैसे सरवाइव करेगा। ऐसी चीजें जो है वो जीन्स डिसाइड करते हैं। एवरी जीन कंट्रोल वन और सेवरल पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जीन किससे बना होता है? डीएनए से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड वो क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंस्ट्रक्ट करता है एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए। वो जो है किससे बना होता है? प्रोटीन से। और वो मॉलिक्यूल क्या है? वो मॉलिक्यूल है प्रोटीन। ठीक है। सो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स एंड डीएनए के बारे में आप फर्दर क्लासेस में जानेंगे। अब जान लेते हैं हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी एक की वर्ड है हमारे इस चैप्टर का, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो हेरिडिटी इज फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी को हिंदी में वंशगति भी बोलते हैं। तो हेरिडिटी एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो हमारे फीचर्स है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है। वो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है एंड हमसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वो पास हो जाती है हेरिडिटी। द प्रोसेस इज डन बाय जीन्स। सो ये कौन करता है? ये जो पास करता है फीचर्स को, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को जो पास करता है वो किसके द्वारा होता है? वो जीन्स के द्वारा होता है। एज वी नो द जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सो दिस प्रोसेस इज डन बाय जीन्स विच डिफाइन द कैरेक्टर्स इन अ ऑर्गेनिज्म। ये जीन क्या करता है? हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ठीक है। नाउ वर्क ऑफ मेंडल। मेंडल का वर्क, इनके वर्क्स के बारे में जानने से पहले, इनके लॉज के बारे में जानने से पहले एक ब्यूटीफुल स्टोरी के जरिए जान लेते हैं कि कैसे हम डीएनए तक पहुंचे। डीएनए का शुरुआत कहाँ से हुआ, उसके बारे में रिसर्च कहाँ से हुआ। ठीक है। तो मेंडल क्या है? मेंडल एक बहुत ही गरीब बच्चा था। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं एंड वो एक गरीब खानदान में पैदा हुआ था। बहुत सारे भाई बहन के बीच में मेंडल एक था एंड वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू था। वो पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन गरीब फैमिली से बिलोंग करते हुए उसके मम्मी पापा के पास उतने फाइनेंशियल कंडीशन अच्छे नहीं थे, उतने फंड्स नहीं थे कि वो मेंडल को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा सके। सो एज मेंडल बहुत पढ़ाकू था, उसको पढ़ाई लिखाई करना अच्छा लगता था, उनके मम्मी पापा ने क्या किया, उनको एक मोनेस्ट्री में दे दिया जहाँ पे मॉन्क्स लोग पढ़ाई करते हैं। तो मोनेस्ट्री के जो टीचर्स है, जो गुरुज है, उन्होंने देखा कि मेंडल बहुत होनहार बच्चा है, बहुत हार्डवर्क करता है, बहुत पढ़ाई करना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया, मेंडल को और पढ़ाया, मेंडल को शिक्षित किया। उधर उस मोनेस्ट्री में मेंडल के पास ना सिर्फ बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट था, उसके पास नेचुरल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट थे जिसमें मेंडल पढ़ाई कर रहा था। ठीक है। देन सडनली मेंडल का जो अटेंशन है, जो ध्यान है, वो किसमें गया? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम पी प्लांट है एंड उस पी प्लांट ने मेंडल की जो लाइफ है क्वाइट अ लिटिल बिट चेंज कर दी थी। उस पी प्लांट को लेके मेंडल ने 7-8 साल तक अध्ययन किया, उसमें रिसर्च की, उसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। हर एक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इतने डिफाइन करके किया, इतने अच्छे से किया कि आज वो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। मेंडल ने उस रिसर्च के बाद अपने कुछ लॉज निकाले। उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने एक अच्छे से नोट किया एंड उन्होंने उसको पब्लिश करना चाहा।
अब प्रॉब्लम ये थी कि मेंडल मॉनेस्ट्री में काम तो करता था, लेकिन उसका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था कि वो एक अच्छे खासे हाई रेपुटेटेड मैगजीन में अपने ये जो लॉज हैं वो पब्लिश करा पाए। तो मेंडल ने क्या किया, एक छोटे मोटे मैगजीन में इन सारे लॉज का एक आर्टिकल पब्लिश कराया। उस मैगजीन का नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। आप गौर कीजिए, उस मैगजीन का नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। सो मेंडल ने क्या किया, उस छोटे मैगजीन में अपना आर्टिकल पब्लिश करा दिया। प्रॉब्लम और एक थी, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जिस मैगजीन में अपना आर्टिकल पब्लिश कराया वो उतने जाने माने मैगजीन नहीं थी, जिसके कारण लोगों को मेंडल के इस वर्क के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला। एंड वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों को कंबाइन किया, दोनों को कंबाइन करके ये सारे लॉस निकाले थे। अब आधे लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि बायोलॉजी और मैथ्स का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। जिन तक ये बात पहुंची उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, और जिन तक मैगजीन ही नहीं पहुंची उन तक ये उनका जो अमेजिंग काम है, उन्होंने जो इतना अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया है 7-8 साल लगातार, वो बात पहुंची ही नहीं लोगों के पास। तो इससे क्या हुआ, इसे फ्रस्ट्रेशन में आके मेंडल ने फिर से अपना जो भी वो काम करते थे मॉनेस्ट्री में वो करना शुरू कर दिया, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन माना जाता है, बहुत लोग कहते हैं ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उनको अपने वर्क के लिए उतना अच्छा अटेंशन या फिर लोगों का ध्यान नहीं पहुंचा उन पे, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके ड्यू टू स्ट्रेस उनका किडनी फेलियर हो गया था, जिसके कारण उनकी देहांत हो गई थी। तो ये थी कहानी मेंडल की। वो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे एंड वर्क ऑन अ पी प्लांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। उन्होंने पी प्लांट में वर्क किया जस्ट बिकॉज वो कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी को जानना चाहते थे। इसके बारे में और बहुत सारे ऐसे कहानीज हैं, आप विकिपीडिया में जाके मेंडल की लाइफ के बारे में और ज़्यादा जान सकते हो। हिज वर्क लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, ही मेड 3 बेसिक लॉज। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। He made 3 basic laws of inheritance. The law of dominance is the first law, the law of segregation and the law of independent assortment. ये 3 लॉज आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है। हम इस 3 लॉ के बारे में, इन 3 लॉज के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 3 लॉ अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्दर इन फ्यूचर में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस 3 लॉ के बारे में हम एक पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स के बारे में। सो डोमिनेंट ट्रेट्स के बारे में जाने से पहले अगर आप वर्ड पे गौर करेंगे, सिंपल बात है, अगर आप सिर्फ वर्ड पे गौर करते हैं डोमिनेंट पे, वो पता चल जाता है कि वो डोमिनेंट है, वो डोमिनेट करेगा। सो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू जाने, अगर आप एक टॉल पी प्लांट ले लेते हैं, चलिए एक टॉल पी प्लांट लेते हैं, अगर उसका जो अलील है वो क्या होगा, टॉल टॉल, और दो टॉल टॉल दैट कैपिटल टी अलील मिलके क्या क्रिएट करेगा, एक टॉल प्लांट क्रिएट करेगा। दो कैपिटल टी मिलके एक टॉल प्लांट मिलेगा हमें। एंड अगर उसी के जगह हमें एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी लेते हैं, ये दो अलील मिलके क्या देगा आपको, सेम एक टॉल प्लांट देगा। ठीक है, दोनों अलील, यहाँ पे टी क्या है, टी डोमिनेंट है, कैपिटल टी इज द डोमिनेंट, इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमें एक टॉल प्लांट देखने को मिलेगा। एंड अगर हम स्मॉल टी और स्मॉल टी अलील लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इन दोनों में ये जो टी है दैट इज कैपिटल टी, ये क्या है, डोमिनेंट है, एंड स्मॉल टी रिसेसिव है। इतना क्लियर है आपको? नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं। द डोमिनेंट ट्रेट्स दैट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एन ऑर्गेनिज्म इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड कैन बी सीन आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। सो डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो डोमिनेट कर रहते हैं इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एंड वो दिखाई देते हैं, जिस कारण उन्हें डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। एंड इन मेंडल एक्सपेरिमेंट वी सॉ दैट
tall traits in pea plants tend to express more than the short traits. तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें ये पाया गया है कि जो टॉल ट्रेट है पी प्लांट में वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, more expressive than short traits. So therefore the tall traits of plant is said to be dominant over the short trait. So I hope dominant trait आपको clear है. अब जान लेते हैं रिसेसिव ट्रेट के बारे में. जाहिर सी बात है कि अगर डोमिनेंट ट्रेट डोमिनेट करता है, एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव ट्रेट्स एक्सप्रेस नहीं होता है. सो अ रिसेसिव ट्रेट इज नॉट a recessive trait which is not expressed in the presence of dominant allele. dominant allele जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, दैट इज कैपिटल टी जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, वहाँ पे रिसेसिव ट्रेट्स एक्सप्रेस हो ही नहीं पाएगा. रिसेसिव ट्रेट्स एक्सप्रेस होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक स्मॉल टी चाहिए, नॉट अ कैपिटल टी. कैपिटल टी होगा तो हमें रिसेसिव ट्रेट्स दिखाई ही नहीं देंगे, वो एक्सप्रेस ही नहीं होते हैं. सो रिसेसिव कैरेक्टर और ट्रेट्स इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म बट कैन नॉट सीन इफ देयर इज अ डोमिनेंट अलील एग्जिस्ट. सो डोमिनेंट अलील दैट इज कैपिटल टी. अगर कैपिटल टी होता है तो रिसेसिव ट्रेट हमें देखने को नहीं मिलेगा. एंड अगर स्मॉल टी होता है देन ओनली हमें सारे रिसेसिव ट्रेट जो है वो देखने को मिलेगा. ठीक है. सो दिस ऑल फॉर टुडे. आज के वीडियो में ये पहला लेक्चर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का. हमने देख लिया जीन्स क्या है. जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी के बारे में जाना है हमने एक अमेजिंग सी कहानी जानी है मेंडल के बारे में. देन हमने जाना है डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं एंड रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं. सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से. एंड आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट में मुझे बताइए. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. साइड में बेल आइकन है, उसे हिट करना मत भूलिएगा. नीचे बाकी वीडियोज़ के भी लिंक दिए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.